हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का जो बजट है 2023-24, राजस्थान बजट 2023-24 को आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं तो एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और उसमें लेते हैं आय व्यय एक दृष्टि में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अपना बजट है उसमें कौन कौन सी मदें होती है और उसमें कहाँ कहाँ से पैसा आता है। और अपने एग्जाम के बिहेव से अगर हम देखें तो कौन कौन सा अपने को याद करना है। सबसे पहली चीज है राजस्व प्राप्तियां। देखिए, कोई भी बजट होता है उसमें जो प्राप्तियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है राजस्व प्राप्ति में अगर हम बात करें तो दो प्रकार की प्राप्ति होती है। एक होती है राजस्व प्राप्ति और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों प्राप्तियों को देखेंगे और कौन सी चीजें अपने को याद रखनी है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में आपको देखिए, ये जो शुरुआत के जो दो हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अंतिम दो यानी वर्तमान का जो अब की बार के बजट में अनुमान है वो, और पिछला जो था संशोधित अनुमान, ये दोनों याद रखने हैं। तो अगर पिछले हम देखें राजस्व प्राप्तियों के पिछले वे को देखें तो उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये है लाख में, हमें इसको किस में बदल देना है, करोड़ में बदल देना है। किस में बदल देंगे, करोड़ में। तो याद रखने में अपने आसानी रहेगी। तो अगर हम इसको करोड़ में बदलेंगे तो दो के बाद में बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा 215786। 215786 करोड़ कितना हो गया, 215786 करोड़। ये तो था पिछली बार का। और अभी का जो रहा है वो कितना रहा, तो अभी वाले को अगर हम देखेंगे तो अभी वाला रहा 233988 करोड़। 233988 करोड़। अगर अपन शॉर्ट में इसको याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि पिछली बार 21 था और अब की बार बढ़ के कितना हो गया, 23 हो गया। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंकड़े भी याद नहीं रहेंगे तो आप एक मोटा मोटा अनुमान जो है वो आप इसमें आसानी से लगा पाओगे कि पिछली बार 21 था तो अब की बार बढ़ के कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये है अपना राजस्व प्राप्ति। पिछली बार 215786 करोड़ और अब की बार 233988 करोड़। ठीक है, अब उसके बाद में राजस्व प्राप्ति जो होती है उसके चार अलग अलग मदें होती है। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक मद दी हुई है और उसकी जो राशि है वो दी हुई है, लेकिन अपने को चारों मदें याद नहीं करनी है। उनके स्थान पे अपने को एक जो परीक्षा में जिस हिसाब से पूछा जाता है कि राजस्व प्राप्ति की जो मदें हैं उनमें क्या क्या चीजें आती है, तो आपको यहाँ पे इनका सीक्वेंस याद करना है, इनका क्रम याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले है राज्य के कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पे है 1,14,169। 1,14,169 कितना रुपया, 1,14,169 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय करों में हिस्सा अगर हम देखें तो 61,552.47 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कर भिन्न नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू को अगर हम देखें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है आपका 24,284.69 करोड़ रुपए। इसी अगर केंद्रीय सहायता यूनियन ग्रांट को देखें तो अपनी केंद्रीय सहायता जो है वो है 33,981.73 करोड़ रुपए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप इनका क्रम याद रखें कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो किससे मिला, सबसे ज्यादा जो राजस्व प्राप्ति हुई वो हुआ राज्य के कर राजस्व से 1,14,169 करोड़ रुपए प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय करों में हिस्सा। सेंटर के जो कर है उनमें अपने को जो राज्य की हिस्सेदारी है उससे मिले 61,552, तो दूसरा नंबर इसका हो गया। तीसरा है कर भिन्न राजस्व। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए, कर भिन्न राजस्व नॉन टैक्स से 24,284 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि केंद्रीय ग्रांट जो है उससे कितने मिले हैं, 33,981 करोड़ मिले। तो थर्ड नंबर पे ये आएगी, तीसरे नंबर पे क्या आएगी, केंद्रीय सहायता, और चौथे नंबर पे जो है वो क्या चला जाएगा, कर भिन्न राजस्व। तो इस तरह से ये चार अलग अलग सीक्वेंस अपने बन जाएंगे। अगर हम इनको एक बार अलग से अगर हम इनको देखें तो देखिए, सबसे पहले पहला जो है वो स्वयं का कर। दूसरा जो हिस्सा है अगर हम इसमें देखेंगे तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी।
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा अपना यहाँ पे देखो कौन सा हो गया था, आपको यहाँ ध्यान देखना है, तीसरा अपना हो गया था केंद्रीय सहायता, यूनियन ग्रांट, केंद्रीय सहायता। और चौथा जो है वो बच गया कौन सा, गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। ये राजस्व प्राप्ति की जो चार हैं उनका क्रम है। ये किस चीज के हैं, राजस्व प्राप्ति। बजट में 23-24 बजट में राजस्व प्राप्ति की जो चार मदें हैं उनका क्रम आपको याद रखना है। 1 नंबर पर स्वयं का कर राजस्व, 2 नंबर पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, 3 में केंद्रीय सहायता और चौथे में गैर कर राजस्व में हम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना राजस्व प्राप्ति। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये तो हमने देखा क्या, राजस्व प्राप्तियों को देखा। अब हम देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियां। जैसा कि अपन ने बात की थी कि दो प्रकार की प्राप्तियां होती है, एक राजस्व प्राप्ति होती है और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति को हमने पीछे देखा, अब यहाँ पूंजीगत प्राप्ति को देखेंगे। वही है पिछले साल की जो पूंजीगत प्राप्ति है वो ये रहेगी, ये और वर्तमान की ये। तो आपको यहाँ पे देखो नोटिस करने वाली चीज क्या है कि वही है 1665.80.21, 1665.80.21। 21 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये लाख की जगह किस में आ जाएगा, करोड़ में आ जाएगा। और ये कितनी होगी वर्तमान की, 15×54.97। ठीक है, ये इस तरह से आपको करोड़, लाख में याद नहीं रखे, करोड़ में याद रखनी है कि 1665.80.21 करोड़ थी पिछली साल, अब की बार 15×69 हुई। तो आपको शॉर्ट में याद रखने में ये रखना है कि पहली चीज तो इस ट्रेंड को याद रखना है कि इसमें क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और स्टेटमेंट के द्वारा हमें इस चीज को पूछा जाता है। तो जो पूंजीगत प्राप्तियां, देखिए राजस्व प्राप्तियां तो बढ़ी है, राजस्व प्राप्तियों को हमने यहाँ देखा 21 से बढ़ के कितनी हो गई, 23 हो गई। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो क्या है, 16 से घट के कितनी हुई, 15 हुई। तो राजस्व प्राप्ति में तो वृद्धि हुई और पूंजीगत प्राप्तियां जो है उसमें बढ़ोतरी हुई। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 4 सीक्वेंस देखे राजस्व प्राप्ति के। पहला स्वयं का कर, दूसरा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, तीसरा केंद्रीय सहायता और चौथा गैर कर राजस्व। अब आपको यहाँ ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो एक चीज याद रखें, यहाँ पे पूंजीगत प्राप्तियों में एक चीज याद रखें कि पूंजीगत प्राप्तियों में जो सबसे ज्यादा राशि प्राप्त हुई है वो किससे हुई है, लोक ऋण एवं शुद्ध लोक लेखा। किससे हुई है, लोक ऋण एवं शुद्ध लोक लेखा जो है उससे सबसे ज्यादा राशि इसमें प्राप्त हुई है। बाकी आपको दूसरे डेटा इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप याद रखना चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि 156624.23 करोड़, 156624.23 करोड़। वही हम इसको किस में याद रखेंगे, करोड़ में याद रखेंगे, ना कि लाख में। लाख में याद रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1,56,624 ऐसे भी याद रख सकते हैं। 1,56,624 रही है क्या अपनी लोक ऋण एवं शुद्ध लेखा। जबकि अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगी, इसमें कमी हुई है। तो ये होगी पूंजीगत प्राप्तियां। देखिए ये जो डेटाज हैं वो एक दो बार रिपीट होने पे, एक दो बार पढ़ने पे ही याद होंगे। अपन एक ही बार में ये सोचें कि डेटा याद हो जाए तो वो संभव नहीं है। लेकिन जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका जो ट्रेंड है वो सीधा इसी टाइप में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इनको एक दो बार रिपीट करके देखें, बिल्कुल आपको इजीली याद हो जाएंगे। और आपको जो जो चीजें इनमें याद करनी है हम उन्हीं पे बात करेंगे। अब उसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की प्राप्तियां होंगी, पहली कौन सी, राजस्व, और दूसरी पूंजीगत। तो 1 और 2 ये राजस्व प्राप्ति हो गई जिसपे अपन ने 1 नंबर जिसपे अपन ने बात की, और ये 2 नंबर होगी आपकी पूंजीगत प्राप्ति जिसपे बात की। इन दोनों का योग जो है वो हो गया कुल प्राप्ति। इस बजट के अंदर अपने को जो कुल रिसिप्ट होंगी, कुल प्राप्तियां होंगी, वो योग हो गया ये इन दोनों का। ठीक है, तो देखिए कुल प्राप्ति की अगर हम बात करें तो इसकी कुल प्राप्ति 39,942.98 करोड़, 39,942.98 करोड़ जो है वो इसमें क्या हो गई, कुल प्राप्त होगी, या ये कह सकते हैं 3,90,942 करोड़ रुपए जो है वो इसमें कुल प्राप्तियां होंगी। आपको यहाँ पे याद रखना है कि 38 थी और 38 से बढ़ के कितनी हो गई, 39 हो गई।
तो तीन चीजें यहाँ निकल के अपने सामने आ रही हैं, तीन बातें निकल के अपने यहाँ पे सामने आएंगी अब तक जो अपन ने अध्ययन किया उसमें। पहली राजस्व, पहली आई राजस्व प्राप्ति, दूसरी आई पूंजीगत प्राप्ति, और तीसरी चीज आई है कुल प्राप्ति। आपको अगर डेटा भी याद नहीं रहते हैं, अगर आप डेटा याद रखना चाहें तो मैंने जैसे शॉर्ट में आपको बताया था, तो अपन ने शुरू में यहाँ बात करी थी कि 21 से बढ़ के कितनी हो गई राजस्व प्राप्तियां, 21 से बढ़ के 23 हो गई। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो 16 से घट के कितनी हो गई 15 हो गई। ये शॉर्ट तरीका से आप याद कर सकते हैं। और कुल प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो कुल प्राप्तियां अपनी बढ़ी है और वो कितनी हुई है 38 से बढ़ के 39। इस तरह से आप शॉर्ट में ये इसके माध्यम से याद रख सकते हैं। इससे अगर आपको डेटा पूरे भी याद नहीं है तो अमूमन आप जो है आपका आंसर सही जा सकता है। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियों में क्या हुई है वृद्धि हुई है। एक ट्रेंड जो है उस पर अपन बात करेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट जब आता है कि राजस्व प्राप्तियां 2023-24 में वृद्धि हुई है, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति में यहाँ पे क्या हुई है कमी हुई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुल प्राप्तियां जो है उनमें क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो ये तीनों चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और याद रखने के लिए सबसे सरल तरीका यही है कि आप उतनी बड़े डाटा याद नहीं रख के आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी प्राप्तियां। अब तक अपन ने जो बात करी वो किस पे करी, प्राप्ति पे बात करी। अब हम बात करेंगे व्यय पे। किस पे बात करेंगे, व्यय पे, खर्चे पे। तो जिस तरह से प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, राजस्व और पूंजीगत, उसी तरह से व्यय भी जो है वो दो प्रकार का होता है। एक राजस्व व्यय और दूसरा होता है कौन सा, पूंजीगत व्यय। एक राजस्व व्यय हो गया और दूसरा हो गया पूंजीगत व्यय। आपको दोनों को अलग अलग देखना है कि राजस्व व्यय कितना रहा और पूंजीगत व्यय कितना रहा और कुल व्यय कितना रहा। वही तीन चीजें यहाँ पे लागू होंगी। तो सबसे पहले राजस्व व्यय की हम बात करें पिछले साल का, तो पिछले साल का जो राजस्व व्यय था वो ये था 2,48,096 रुपए, 2,48,096 रुपए। ठीक है, और अब की बार का जो राजस्व व्यय है वो है 2,58,883 रुपए। क्या 25,88,83 भी आप इसको काउंट कर सकते हो ताकि अपने को याद रखने में सावधानी रहे। 0.67 करोड़, ये किसमें है करोड़, क्योंकि यहाँ पे लाख में दे रखा है। 25,88,83.67 करोड़। और पिछली बार था 24,80,96। तो 24 से बढ़कर क्या हुआ राजस्व व्यय 25 हुआ। तो राजस्व व्यय में भी क्या हुई वृद्धि हुई। ये ध्यान रखना है कि 24,80,96.80 था, जो अब बढ़ के कितना हो गया 25,88,83.67, यानी 24 से बढ़ के कितना हो गया था 85 हो गया, सॉरी 25 हो गया। तो इसमें क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई, ये इंक्रीज हुआ। इसी तरह हम पूंजीगत व्यय पे आएंगे तो पूंजीगत व्यय था 13,41,49.73, 13,41,49.73, जो अब कितना हुआ, अब हुआ 13,19,72.80, यानी 13,39 था और अब हुआ 13,19, 13,41 था अब हुआ 13,19। तो इसमें क्या हो गई कमी हो गई, इसमें क्या हो गई कमी हो गई। इसी के आधार पर, इसको आधार बनाकर अपन जैसे पहले अपन ने बात करी आय की, उसी हिसाब से हम व्यय पर भी ये बात लागू कर देंगे। और कुल की अगर हम बात करें तो 38, 22, 46, 54 लाख, या अपन शॉर्ट में बढ़ाए तो 38, 22, 46.54 करोड़ रुपए था पिछली बार। अब की बार ये बढ़ के हो गया 39,08,56.47 करोड़। ठीक है, तो 38 से बढ़ के कितना हो गया ये 39 हो गया। तो तीन चीजें यहाँ आपके वापस निकल के आती हैं। ये प्राप्ति की बात थी। अगर इसी को हम व्यय के साथ जोड़ें तो राजस्व जो व्यय है वो राजस्व व्यय क्या रहा, पिछली बार का जो राजस्व व्यय था उसको आप देखो, पिछली बार का था 24, अब की बार कितना हो गया 25। राजस्व व्यय 24 था, अब की बार हो गया 25, यानी राजस्व में क्या होगी बढ़ोतरी होगी। वहीं पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो पूंजीगत व्यय जो था वो पिछली बार था 13,41 और अब की बार हो गया 13,19। अब यहाँ आपको दो लिखने पड़ेंगे कि दोनों 13 में है ना, 13,41 से घट के होगा
19। इसका मतलब पूंजीगत व्यय में क्या हो गई, कमी हो गई। राजस्व व्यय तो बढ़ा लेकिन पूंजीगत व्यय में क्या हो गई, कमी हो गई। और तीसरी चीज थी कुल व्यय, तो 38 से बढ़ के कितना हो गया, 39। 38 से बढ़ के हो गया कितना, 39। तो राजस्व व्यय जो था उसमें हो गई क्या, वृद्धि। आपको पूरे डेटा याद रखने हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो शॉर्ट में याद रखने के लिए आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। राजस्व प्राप्ति और अपने चैप्टर क्लियर हो चुका है कि 21 थी पिछली बार, जो अब की बार होगी 23, यानी बढ़ोतरी हुई। वहीं पूंजीगत प्राप्ति 16 से 15 हुई, यानी उसमें कमी हुई। कुल प्राप्ति की अगर बात करें तो 38 थी पिछली बार, जो अब की बार होगी कितनी, 39। अब डेटा पे पूरे पे नहीं जा रहे, अपना उद्देश्य सिर्फ इसको याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहतर है। ठीक है, फिर अगर हम वे की बात करें तो वे राजस्व व्यय पिछली बार 24 था, अब की बार हो गया 25, यानी राजस्व व्यय में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। इसी तरह से पूंजीगत प्राप्ति की बात करें, पूंजीगत व्यय की बात करें तो 1341 था पिछली बार, अब की बार हो गया 1319, तो इसमें क्या हो गई, कमी होगी। और कुल प्राप्ति की बात करें या कुल व्यय की बात करें तो 13 से 38 था और 38 से हो गया 39, यानी बढ़ोतरी। तो कुल मिलाकर जो पूंजीगत वाला जो बात जहां भी आती है उसमें तो क्या हुई है, कमी हुई है, और बाकी दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये चीज अपने को याद रखना। अपने परीक्षाओं में जो है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि आपको ये पूछ लिया जाता है कि किस में कमी हुई, किस में वृद्धि हुई, या स्टेटमेंट देके ये चीज पूछी जाती है। अब उसके बाद में एक चीज आती है, मेन चीज, बजट घाटा, जिसको क्या बोलते हैं हम, बजट घाटा। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है या तो पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति से आ जाता है, नहीं फिर अगला क्वेश्चन जो है वो किससे आता है, बजट घाटे से। तो अब हम डिस्कस करेंगे बजट घाटे। तो देखिए बजट घाटे में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व घाटा। अधिक तो होता ही नहीं है, घाटा ही हो रहा है। तो राजस्व घाटा, राजस्व घाटा आपको पिछली बार का याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही डेटा याद रख लीजिए। और अब की बार राजस्व घाटा जो है वो रहा है 24,895। कितना रहा है, 24,895.67 करोड़। ये डेटा आपको याद रखना है बिल्कुल। राजस्व घाटा सरकार का कितना रहा, 24,895.67 करोड़। बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार आप इसको रिपीट करें। 4 प्रकार के घाटे आपको मिलेंगे बजट में, राजस्व घाटा, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा और प्रारंभिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट, है ना। तो इन चारों में को आपको याद रखना है, और उसमें से सबसे मेन जो राजकोषीय घाटा उस पर हम ज्यादा बात करेंगे। तो पहली चीज, राजस्व घाटा कितना रहा, 24,895, 24,895.67 करोड़। ये तो हो गया राजस्व घाटा। फिर दूसरा आता है बजट घाटा। बजट घाटे के बारे में ज्यादा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। 86.50 करोड़। कितना रहा, 86.50 करोड़। ये क्या रहा, बजट घाटा। फिर तीसरा आता है राजकोषीय घाटा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको आप याद रखें क्योंकि प्रश्न जो उठता है वो सीधा इसी में से उठता है। और FRBM एक्ट जो है उसमें इसके लिए स्पष्ट प्रोविजन किए गए हैं कि जैसे तैसे करके राजकोषीय घाटे को 3% के आसपास ही रखना है। तो इस साल का अपना जो राजकोषीय घाटा जो रहा है, जो महत्वपूर्ण चीज हम जिस पे हम बात कर रहे हैं वो रहा है 62,771.97 करोड़। 62,771.97 करोड़। और सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि ये जो घाटा है वो GSDP का 3.98% है। ये भी आपको डेटा याद रखना है। राजकोषीय घाटा सबसे महत्वपूर्ण है, और ये रहा है 62,771.97 करोड़। आप दूसरे भले याद नहीं रखें, लेकिन इसको जरूर याद रखें। राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 62,771.97 करोड़ रहा है, जो GSDP का 3.98% है। GSDP का लगभग 3.98% है। और चौथा घाटा है वो कौन सा है, प्रारंभिक घाटा। तो प्रारंभिक घाटा जो है वो रहा 30,378.24 करोड़। 30,378.24 करोड़। 30,378.24 करोड़ रहा है क्या, आपका प्रारंभिक घाटा। तो ये चारों घाटे हो गए। मेन घाटा जो है वो आपको याद रखना है राजकोषीय घाटा। एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। राजस्व घाटा 24,895.67 करोड़ रहा। बजट घाटे की बात करें तो 86.50 करोड़ रहा है।
राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है 62,771, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा भी यही है 62,771.97 करोड़, यानी जीएसडीपी का 3.98%। 62,771.97 करोड़ है जो जीएसडीपी का 3.98% है। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक घाटे की बात करें तो ये 30,378.24 करोड़ है, 30,378.24 करोड़। अब यहाँ भी आपको एक सीक्वेंस बनाना है इस घाटे का भी, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं कि आपको क्या सीक्वेंस बनाना है कि जो बजट घाटा है वो ज्यादा कौन सा है और उसमें कम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अगर आपने बजट घाटा देखा तो सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा जो बजट घाटा था वो था राजकोषीय घाटा। ठीक है, 62,771.97 करोड़। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, एक नंबर पर सबसे ज्यादा ये था, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे नंबर पे अपना जो घाटा था वो था ये प्रारंभिक घाटा। ठीक है, जो 30,378.24 करोड़ था, दूसरे नंबर पे प्रारंभिक घाटा जो था 30,378.24 करोड़, 0.24 करोड़। तीसरे नंबर पे जो है वो आता है आपका राजस्व घाटा। ये क्रम भी आपको याद रखना है, ना सिर्फ आपको डेटा याद रखना है बल्कि ये क्रम भी, क्योंकि परीक्षा के अंदर ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। तीसरी बार आता है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा हमने देखा 24,895.67 करोड़, 24,895.67 करोड़, ये तीन हो गए। और सबसे अंतिम घाटा जो बचा था वो था बजट घाटा। कौन सा था, बजट घाटा। और बजट घाटा आपका रहा था 86.50 करोड़। तो ये जो चारों घाटे हैं ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन 3.98% है किसका, जीएसडीपी का। राज्य की जो जीएसडीपी है उसका 3.98% रहा है, कौन सा, राजकोषीय घाटा। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा, फिर प्रारंभिक घाटा, फिर राजस्व घाटा और फिर बजट घाटा। सबसे पहले ये राजकोषीय, फिर प्रारंभिक, फिर राजस्व और फिर बजट। में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे हमें पूरे डेटा भी याद नहीं होते तो भी अपन काम अपना चला सकते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है कि कई बार ये पूछा जाता है कि राजस्व प्राप्तियां या राजस्व व्यय जो है उसका ट्रेंड क्या रहा है पिछले वर्षों में। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि 2021 से यहाँ पे दे रखा है, 21 में से लेकर 22 में बढ़ा। ये जो है वो प्राप्ति है, ये है वो क्या है, प्राप्ति का पिलर है। तो 21 में ये था, 22 में ज्यादा हो गया, फिर 23 में लगभग बराबर रहा ये, फिर 22-23 में बराबर रहा, और अभी 23-24 में इसमें क्या हो गई, वापस वृद्धि हो गई। तो आपको यहाँ ट्रेंड में यह है कि लगभग ये इसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। किसमें, राजस्व प्राप्तियों में लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहे हैं। अब राजस्व व्यय की हम बात करें तो वे में भी वही ट्रेंड है, ये बढ़ता लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वे भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन पूंजीगत में अगर हम आएंगे तो यहाँ आप आएंगे कि सबसे पहले पूंजीगत प्राप्तियों को हम देखेंगे। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, लेकिन अब की बार ये क्या होगी, कम होगी। अब की बार क्या होगी, कम। यानी 21-22 से लेकर 22-23 तक इसमें वृद्धि देखी गई थी पूंजीगत प्राप्तियों में, लेकिन अब की बार इसमें क्या देखी गई है, कमी देखी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जैसे पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो पूंजीगत व्यय जो है वो लगातार इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन अब की बार लगभग बराबर रहा है। और पिछला जैसे अपन ने पढ़ा ना 1341 से 1319 हुआ, तो हल्की सी कमी इसमें भी अब की बार आई है। तो सिर्फ पूंजीगत के अंदर जो है वो कमी आई है, बाकी किसी में कमी नहीं आई। और अब सबसे मोस्ट चीज जो है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यदि कोई है तो वो आपको ये बताना, रुपीज कम्स फ्रॉम रुपीज गोज टू, है ना, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है। इसमें आपको सीक्वेंस जो बनाना है वो आपको इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना है।
देखिए हमने ऊपर बात करी कि राजस्व प्राप्ति के दो स्रोत होते हैं। कोई भी जो पैसा आता है उसके दो स्रोत होते हैं, एक राजस्व और दूसरा होता है पूंजीगत। दूसरा होता है पूंजीगत। तो यहाँ पे हमने पहले बात करी है, तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा तो है वो किस किस क्षेत्र का है, पूंजीगत का। पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है कि पैसा पूंजीगत स्रोतों से ये आ रहा है, और ये सारे इसमें एक साथ ही दे रखे 40.15 पैसा। 40.15 पैसा तो जो है वो आ रहा है किसमें, पूंजीगत से आ रहा है, और पीछे जो बच गया ना वो बाकी सारा का सारा किससे आ रहा है, राजस्व से। 40.15 निकाल दो किसमें से, 100 में से, तो जो पीछे बच गया वो किससे आ रहा है, राजस्व से आ रहा है। तो पीछे बच गया 59.85। तो जो अपना बजट है उस बजट का 59.85 पैसा तो राजस्व प्राप्ति है, और 40.15 पैसा जो है वो क्या है, वो पूंजीगत प्राप्ति है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर जब अपन ने राजस्व की बात करी थी तो राजस्व में हम सीक्वेंस बनाते आए थे कि सबसे ज्यादा किस में मिलता है। अभी अपन ने सबसे पहले देखा था, तो सबसे ज्यादा किस में मिलता है, तो वो हमने यहाँ वहां पे देखा था कि सबसे ज्यादा जो है वो स्वयं के कर से मिल रहा है। दूसरा नंबर जो है वो केंद्रीय कर में हिस्सा है, फिर केंद्रीय ग्रांट है, और कर भिन्न राजस्व, ये हमने पहले बात कर ली थी। अब आपको यह बनाना है कि देखिए ये जो हिस्सा है ना पूरा का पूरा, इन तीन को छोड़ दो, बाकी ये जो बच गया ना ये पूरा का पूरा ये राज्य का स्वयं का कर है, राज्य का स्वयं का कर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बनाना है कि इस राज्य का जो टैक्स मिल रहा है वो टैक्स में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, उसका क्रम आपको यहाँ बनाना है। टैक्स में हिस्सेदारी कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है राज्य को किससे मिल रहा है, और दूसरा किसका है, तीसरा नंबर किसका है। तो सबसे पहले तो देखो 12.52%, सिर्फ हम इनकी बात कर रहे हैं, हम ये अलग चीज है। सबसे पहले सबसे ज्यादा तो राज्य को टैक्स कहां से मिल रहा है, जीएसटी से मिल रहा है। कितना, 12.52 पैसा सबसे ज्यादा तो जीएसटी से। फिर दूसरा नंबर किसका है, बिक्री कर। दूसरा नंबर है आपका बिक्री कर, और बिक्री कर से कितना मिल रहा है, बिक्री कर से मिल रहा है सीधा 6.98 पैसा। और तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर है आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पाद शुल्क। राज्य उत्पाद शुल्क या राज्य उत्पाद कर जो है उससे मिला 4.35%, 35 पैसा। और चौथा है अदर, ठीक है, तो अदर से मिल रहा है 3.38 पैसा। आपको ये क्रम याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि राज्य को जो टैक्स प्राप्त हो रहा है उस टैक्स में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, जो पैसा मिल रहा है वो सबसे ज्यादा है किसकी, जीएसटी की, 12.52 पैसा। दूसरे नंबर पे बिक्री कर आता है, तीसरे पे आता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पाद शुल्क, और चौथे नंबर पे अन्य टैक्स जो है वो आते हैं। और राजस्व में प्राप्ति है वो 59.85 पैसा है, और पूंजीगत प्राप्ति 40.15 पैसा है। सबसे मोस्ट चीज आप इसको ध्यान रखें, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, राज्य को सबसे ज्यादा जो टैक्स मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है, जीएसटी से मिल रहा है, 12.52 पैसा। दूसरा नंबर है राज्य का, वो आता है किसमें, बिक्री कर का, बिक्री कर में 6.98 पैसा मिल रहा है। तीसरा राज्य उत्पाद शुल्क में आता है 4.35 पैसा मिल रहा है। और चौथा नंबर जो है वो आ रहा है किसका, अन्य टैक्स है, जिसमें 3.38% मिल रहा है। ये पैसे आने की बात होगी। अब आगे हम चलेंगे कि पैसा जैसे आ रहा है तो वो कहाँ खर्च हो रहा है, और उसके लिए भी आपको 4 सीक्वेंस बनाने हैं। सबसे ज्यादा देखिए 57.94 पैसा, सबसे ज्यादा 57.94 पैसा कहाँ जा रहा है, राजस्व में। तो ये हो गया एक नंबर हो गया, राजस्व में 57.94 पैसा जा रहा है, ठीक है। तो एक नंबर में हम राजस्व में 57.94, ठीक है। उसके बाद में सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड है 23.99 पैसा कहाँ जा रहा है, आंतरिक एवं केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान। आंतरिक और केंद्रीय ऋणों का जो पुनर्भुगतान जो है, जो टैक्स हम जो ऋण हमने ले रखे हैं सेंटर से, उन ऋणों को वापस भुगतान करने में 23.99 पैसा जा रहा है, ठीक है। तीसरा हिस्सा जो है वो आता है पूंजीगत परिव्यय में, ये 3 नंबर हो गया। और चौथे नंबर हो गया ब्याज की अदायगी। ये चारों आपको याद रखने। एक बार फिर से देख लीजिए, राजस्व में
जो है वो 57.94 पैसे के साथ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जो ऋण हमने ले रखे हैं, ऋणों को चुकाने के लिए 23.99 है। तीसरे नंबर पे पूंजीगत परिव्यय और चौथे नंबर पे 8.29% के साथ ब्याज जो है उसकी अदायगी दी जा रही है। ये चीज हमें याद रखनी है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। अगला जो है हम चलते हैं। अब देखो सबसे मेन चीज यहाँ पे आती है कि ये जो वार्षिक योजना 23-24 की जो वार्षिक योजना है, उस वार्षिक योजना का प्रस्तावित व्यय कितना है। ये प्रस्तावित व्यय है 1,84,311 1,84,311.57 करोड़। आपको ये तो कम से कम बिल्कुल याद होना ही चाहिए। वार्षिक कार्य योजना, जो वार्षिक योजना है इस बजट की वर्ष 2023-24 की, ठीक है, उसका उद्व्यय कितना है, तो 1,84,311.57 करोड़, 1,84,311.57 करोड़। एक बार फिर से आप इसको अच्छी तरह से रट लें। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में अपने को 5 चीजें याद रखनी है। एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि इसका अपनी जो वार्षिक योजना है उसका उद्व्यय कितना है, तो 1,84,311.57 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो 1,84,311.57 करोड़ रुपए है उसको अलग अलग मदों पे खर्च किया जाएगा। तो यहाँ आपको सीक्वेंस बनाना है कि सबसे ज्यादा किस पे खर्च किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा देखो 9 नंबर पे है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। इन पे सरकार खर्च करेगी 52.65%, यानी 97,030.91 करोड़। तो ये एक नंबर हो गया। सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हो गया, 1,84,311.57 तो हो गई पूरी वार्षिक कार्य योजना। और उस वार्षिक कार्य योजना में अलग अलग मदों पे व्यय होगा। तो सबसे ज्यादा किस पे होगा, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। इसमें 52.65 करोड़ खर्च कर 52.65% खर्च करेगी सरकार। वो टोटल कितना, 97,030.91। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर आता है विद्युत या ऊर्जा भी शब्द भी आपको मिलता है। तो इसके लिए सरकार खर्च करेगी 13.67% राशि। कितनी राशि खर्च करेगी, 13.67% राशि खर्च करेगी, जो होगी 25,191.56 25,191.56। बजट को पढ़ने का सबसे सही तरीका यही है कि आपको वहां कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप उन्हीं को याद करें। आप पूरे डेटा याद करने बैठेंगे कभी याद नहीं होगा। जो चीज आपको पूछी जाती है, जो परीक्षाओं में ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पे अपन बात करेंगे। बाकी फालतू डेटा याद करने से कोई मतलब नहीं है। तो पहला नंबर सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, जिनपे 52.65% खर्च करेगी सरकार, 97,030, ठीक है, 97,030.91 करोड़ रुपए। दूसरा है विद्युत का। अब तीसरे में अगर हम आए तो तीसरा जो हिस्सा आता है वो आता है ग्रामीण विकास का। ग्रामीण विकास में 10.79%, 10.79% यानी 19,891.47 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसमें 19,891.47 करोड़ रुपए किसके लिए रखे गए हैं, ये पैसे ग्रामीण विकास के लिए रखे गए हैं। और जो चौथा अपना नंबर आता है, वो चौथा नंबर आता है अपना परिवहन का 6.10%। ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। 6.10% के साथ सरकार परिवहन पे खर्च करेगी। तो कितने रुपए खर्च करेगी, 11,233.12 करोड़। आपको इस सारणी में ये सारी चीजें तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि बजट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप से ही पूछा जाएगा। टोटल परियोजना उद्व्यय 1,84,311.57 करोड़ है। सबसे ज्यादा व्यय है वो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे किया जाएगा 52.65%, जो कुल कितना होगा 97,030.91 करोड़, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है वो दूसरा नंबर किसका आ रहा है, यहाँ पे देखिए विद्युत का 13.67%, जो होगा 25,191.56 करोड़। तीसरा जो नंबर है वो आ रहा है ग्रामीण विकास का 10.79%, यानी 19,891.47 करोड़। और चौथा नंबर जो है वो आएगा परिवहन का 6.10%, 11,233.12 करोड़। तो ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो किस पे, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे, 2 नंबर पे विद्युत, 3 नंबर पे ग्रामीण विकास और 4 नंबर पे जो है वो परिवहन सेवाएं। अगर हम
इसको इस तरह से भी देखना चाहें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे ये पूरा का पूरा ये 1 नंबर पे हो गया। ठीक है, दूसरा जो नंबर है वो किसका है, ऊर्जा का, ये 2 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। तीसरा जो नंबर है वो है ग्रामीण विकास का, ये 3 नंबर वाला हो गया। और चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो परिवहन 6.10%, ठीक है 6.10% परिवहन हो गया। तो इस तरह से ये अपना जो बजट का जो डेटा था, डेटा वाला जो फैक्ट था, वो सारा का सारा हमने एक एक करके इसको रीड कर लिया है। देखिए परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और विशेष तौर से मैं अब आरएस की बात करें, आरपीएससी की बात करें, तो आरपीएससी जो पूछ रही है उसको बेस बनाकर हमने जो है वो इस पर अब डिस्कस किया है। तो हमें जिन चीजों को याद रखने की जरूरत है उन्हीं को हम याद रखेंगे, फालतू चीजों को हमें याद रखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो जो डेटा फैक्ट जो पार्ट था बजट का, उसको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी घोषणा इसमें की गई है जो परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए याद रखना आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज सीएम साहब ने कहा है कि राजस्थान में जब कोरोना रहा तो सरकार ने एक 2-3 चीजें याद रखी है। इसमें एक नारा दिया था, राजस्थान सतर्क है। कोविड में जो है वो सरकार का जो मेन मोटो था वो क्या था, राजस्थान सतर्क है। इसके साथ साथ कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए एक मॉडल भी अपनाया गया था और उसको कहते थे भीलवाड़ा मॉडल। ये 2-3 चीजें हैं याद रखनी है। और तीसरा उनका विजन था, कोई भूखा ना सोए। ये तीनों चीजें याद रखनी है कि कोविड में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राजस्थान सतर्क है अपनाया गया, उसको नियंत्रित करने के लिए भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया गया, और लोग भूखे नहीं रहे इसलिए उन्होंने कोई भूखा नहीं सोए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कोई भूखा नहीं सोए के ध्येय के साथ उन्होंने कार्य किया। और सबसे मेन चीज आपको करनी है कि कोविड के अंदर 33 लाख परिवारों को, ये डेटा याद होना चाहिए, 5 किस्तों में सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से 5,500 रुपए यानी 5500 रुपए प्रति परिवार को जो है वो सरकार के द्वारा दिए गए थे। और कितने परिवार को दिए गए थे, 33 लाख परिवारों को दिए गए थे। और किस्तों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 5 थी। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है, ये तो पहले की बात थी, अब इसमें क्या घोषणा की गई है कि 1 करोड़ एनएफएसए परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और वर्तमान में जिनको अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गेहूं मिल रहे हैं, जो भी मिलते हैं ना, राशन जिनको प्राप्त हो रहा है एनएफएसए के तहत, उनको राशन तो मिल ही रहा है। निःशुल्क राशन तो आगामी समय में भी मिलता रहेगा, वर्तमान में निःशुल्क मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक नई घोषणा है, प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे। ये याद रखने वाली चीज है कि जो एनएफएसए के परिवार, देखो इसमें कैसे पूछेंगे कि कैसे किसको दिए जाएंगे, तो जो एनएफएसए में जो परिवार है, जो फैमिली एनएफएसए में है, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके तहत ये 2013 में आया था, आपको अगर याद रखना चाहिए तो एनएफएस एक्ट, तो उस के अंतर्गत जो परिवार है उनको निःशुल्क राशन की व्यवस्था सरकार के द्वारा जारी रहेगी। लेकिन इनके साथ साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी प्रतिमाह दिए जाएंगे। और इनमें क्या होगा, इस पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक और 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी ये जो पैकेट होगा उसमें 1 किलो दाल होगी, 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो नमक होगा, 1 लीटर खाद्य तेल होगा और इसके अलावा मसाले भी इसके अंदर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो याद रखने वाली चीज यही है कि किसको दिया जाएगा, जो एनएफएसए वाले जो परिवार है उनको दिया जाएगा। बाकी इसमें इतना कोई पूछने वाली चीज नहीं है। अगला है, इसके साथ साथ एक चीज है कि जो बीपीएल परिवार है, बीपीएल और वो परिवार जिन्हें पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल है, यहां भी आपको पात्रता याद रखनी है। बीपीएल परिवार और जो पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल है उनको एलपीजी जो सिलेंडर है वो 500 रुपए में दिया जाएगा। अभी चाहे सरकार कितनी भी राशि बढ़ जाए उसमें सरकार उसको 500 रुपए में प्रोवाइड करवाएगी। और इस तरह से सरकार के ऊपर जो है वो 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ रुपए का उन सरकार पे क्या आएगा, भार आएगा। इसमें सरकार पे 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा। तो यहाँ भी आपको पात्रता याद रखनी है कि कौन कौन पात्र है इसमें। एक तो बीपीएल होंगे और दूसरे होंगे पीएम उज्ज्वला। पीएम उज्ज्वला जिसको पहल भी कहते हैं, पहल योजना के तहत जिनको ये मिला ना गैस सिलेंडर, उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं।
आगे देखिए, सरकार ने पिछली बार 50 यूनिट तक बिजली फ्री की थी। अभी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रारंभ की गई है। एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। इसमें क्या होगा, 100 यूनिट तक प्रतिमाह जो बिजली का बिल है वो क्या होगा, वो बिल फ्री होगा। तो 100 यूनिट तक की जो बिजली है वो निःशुल्क दी जाएगी। अब पिछली बार सरकार ने जो है वो कितनी यूनिट दी थी, 50 यूनिट तक। पिछला जो बिल था उसमें 50 यूनिट तक बिजली फ्री दी गई थी। अब की बार जो है वो कितनी बिजली फ्री दी जाएगी, 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। अब इसका नाम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। देखिए इसमें क्या होगा, अभी पिछली बार तो 50 यूनिट फ्री थे और अब सरकार क्या करेगी, इसमें 100 यूनिट, 50 की जगह कितनी यूनिट फ्री देगी, 100 यूनिट जो है वो निःशुल्क देगी। वर्तमान में अगर देखें तो कुल उपभोक्ताओं की अगर हम बात करें, जो सरकार ने बताए हैं बजट में, टोटल उपभोक्ता जो है वो है 1 लाख 1,19,00,000, ठीक है। ये जो 1,19,00,000 उपभोक्ता हैं उनमें से जैसे ही 100 यूनिट, ये घरेलू उपभोक्ताओं की बात है, जैसे ही 100 यूनिट फ्री करेंगे तो उनमें से सिर्फ 4 लाख बाकी रहेंगे। बाकी 1,15,00,000 का जो बिजली का बिल है ना, 1,15,00,000 का, वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो मात्र 4 लाख जो उपभोक्ता हैं वो इसमें फ्री रहेंगे। तो यहाँ लिखा है कि प्रदेश के 1,19,00,000 में से 1,04,00,000 से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल जाएगी और मात्र 15 लाख उपभोक्ता जो है उनको 300 से 750 रुपए की छूट जो है वो स्लैब के अनुसार प्रदान की जाएगी। ठीक है, 300 से 750 रुपए प्रतिमाह तक की दर से स्लैब के अनुसार उनको भी छूट मिलती रहेगी और इस पूरी योजना पर सरकार पर जो है वो 7,000 करोड़ का भार आएगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि 100 यूनिट जो है तक बिजली मुफ्त है। इसके साथ साथ टोटल जो उपभोक्ता है वो 1,19,00,000 है, जिनमें से 1,15,00,000 का बिल फ्री हो जाएगा। मात्र 1,04,00,000 का बिल फ्री हो जाएगा। मात्र 15 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके बिल आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अगला है युवा विकास एवं कल्याण। जैसा कि इस बजट की जो विशेषता थी मेन, वो क्या थी कि ये जो बजट था वो युवाओं को समर्पित था। किसको समर्पित था, ये आपको ध्यान रखना है, युवाओं को समर्पित बजट। बजट किसको समर्पित था, युवाओं को समर्पित था। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है क्योंकि पूछा जा सकता है। अभी सरकार क्या करेगी कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक पॉलिसी लेके आएगी, नवीन युवा नीति, यूथ पॉलिसी जो है वो सरकार लेके आएगी, जिसमें युवाओं के लिए अलग अलग प्रोविजन किए जाएंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ 500 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा, युवा विकास एवं कल्याण कोष। 500 करोड़ रुपए से युवा विकास और कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। ये 500 करोड़ रुपए जो है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे वो तीनों पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इन तीनों पार्टों को याद रखना है। ये 500 करोड़ रुपए 3 भागों में, यानी युवा विकास और कल्याण कोष जो यूथ पॉलिसी के तहत गठित किया जाएगा, उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले 200 करोड़ रुपए, 500 में से 200 करोड़ रुपए किस चीज में यूज होंगे, युवाओं की दक्षता विकास के लिए, कौशल प्रशिक्षण और उनको रोजगार और उनकी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए। यूथ जो है उनके दक्षता विकास, उनको कौशल की ट्रेनिंग देने के लिए और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, वो संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जो है वो 200 करोड़ दिए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए का उपयोग जो है वो समग्र पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ 200 करोड़ रुपए जो है शिक्षा, छात्रवृत्ति और संबंधित संसाधनों हेतु पे किया जाएगा। यदि जैसे किसी को शिक्षा के लिए लोन चाहिए उसमें यूज होगा, छात्रवृत्ति देने के लिए यूज होगा, या एजुकेशन से रिलेटेड अन्य कोई संसाधनों की आवश्यकता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये बजट जो है वो युवाओं को समर्पित है और इसमें सबसे पहले सरकार ने यूथ पॉलिसी, युवा नीति जारी करने की बात की है। 500 करोड़ रुपए की लागत से युवा विकास और कल्याण कोष के गठन की बात उसमें की गई है। 200 करोड़ रुपए
दक्षता कौशल प्रशिक्षण आदि में होंगे, 100 करोड़ व्यक्तित्व विकास पे होंगे, और 200 करोड़ रुपए की जो राशि है वो शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य संसाधनों से संबंधित यूज की जाएगी। तो ये था युवा विकास एवं कल्याण। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करें तो सरकार ने कहा कि पेपर लीक की घटना जो है वो बहुत ही गंभीर विषय है। तो पहले इसके लिए सरकार एक्ट लेके आई थी, वहां वो यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, 2022 में एक्ट आ चुका है। तो अब पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी जो है उसके साथ साथ आधुनिक संसाधनों से युक्त एसटीएफ का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। सरकार जो है वो पेपर रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करेगी, और ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है, ये स्पेशल टास्क फोर्स आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित होगी। यानी जैसे आजकल पेपर लीक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही पकड़ने के लिए ये जो एसटीएफ के जो मेंबर होंगे उनको ट्रेंड किया जाएगा और उनको संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार के पेपर लीक के जो मामले हैं उनको रोका जा सके। फिर अगला है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सभी जानते हैं हम, सरकार ने नई घोषणा की है कि ओटीआर के माध्यम से एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, उस रजिस्ट्रेशन की जो फीस होगी वो दे दी जाएगी। उस फीस के बाद में जितनी भी भर्तियों में आप बैठोगे सारी भर्तियों में निःशुल्क होगी, किसी भी प्रकार की फीस जो है वो छात्र से नहीं ली जाएगी। तो ओटीआर में जो लगेगा वो फीस लगेगी, उसके बाद में पूरी तरह से भर्ती जो है वो प्रवेश निःशुल्क होगा। इसके अलावा आगामी वर्ष में 100 मेगा जॉब फेयर। देखिए यहाँ पे मैं आपको अपने पिछले सुजस को देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि सरकार ने जॉब फेयर का आयोजन किया था जयपुर और जोधपुर में। ठीक है, तो जयपुर और जोधपुर में जो जॉब फेयर आयोजन किए गए उसमें लोगों को ऑन स्पॉट प्लेसमेंट दिया गया। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के सहयोग से सरकार के द्वारा ऑन स्पॉट प्लेसमेंट लोगों को दिया गया, यूथ जो युवा है उनको दिया गया। तो सरकार ने उनकी जो सफलता है उसको देखते हुए कहा कि आगामी वर्ष से जो है 100 जॉब फेयर लगाए जाएंगे, ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें नौकरी दी जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में पहले 15,000 का टारगेट था, 15,000 युवाओं को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाता था। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 30,000। अब सरकार 30,000 युवाओं को प्रतिवर्ष इसमें लाभान्वित करेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आज आप हमारे जो पिछले सुजस की वीडियो वो आसानी से देखें, उनमें आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा व्यक्ति किस चीज के लिए पात्र है। और आप ये ध्यान रखें कि नवीन बजट में इनके तहत जो पात्रता में जो इनको लाभ दिया जाएगा उसकी संख्या 15,000 से बढ़ा के कितनी कर दी? 30,000 कर दी गई है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले वाचनालय और डिजिटल लाइब्रेरी। ये देखिए वर्तमान में जो पिछला बजट था 2022-23 का जो बजट था उसमें जिला स्तर पे खोले गए थे। कहाँ पे खोले गए? जिला स्तर पे सावित्रीबाई फुले वाचनालय और डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई थी। अब ये इस बजट में घोषणा की है कि ये जो लाइब्रेरी है वो अब ब्लॉक लेवल पर भी खोली जाएगी। तो अब ब्लॉक लेवल पे जो है वो लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। आगे हम चलते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दिल्ली में एक बन रहा है, जो राजस्थान की जो प्रतियोगिता की परीक्षा के लिए वहां तैयारी करते हैं उनके लिए नेहरू यूथ हॉस्टल बन रहा है, नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। अब जो जिला मुख्यालय है उन जिला मुख्यालयों पर बनाया जाएगा विवेकानंद यूथ हॉस्टल, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले लोग हैं वो तैयारी कर सके। और इसमें 100 आवासीय क्षमता यानी 100 बेड की क्षमता वाला 100 बेड की क्षमता वाले विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। और इसके लिए टोटल जो लागत है वो कितनी आएगी? 75 करोड़ की लागत आएगी। किसकी तर्ज पे बनाए जाएंगे? नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर जो दिल्ली में बन रहा है उसकी तर्ज पर ये बनाए जाएंगे।
अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। नए बजट में एक नई योजना की घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। सबसे पहले इसकी पात्रता कौन रखेंगे, 18 से 35 वर्ष के। जैसे युवाओं की बात है तो युवाओं की उम्र यही होती है 18 से 35 वर्ष की, है ना। तो 18 से 35 वर्ष के जो उद्यमी हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। इनको सबसे पहले तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पहले से संचालित है, उसका लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि 8% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 5 से लेकर 8% अधिकतम, ठीक है, 5 से 8 लिख सकते हो, 5 से 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाता है, ये तो इनको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ पुरुष और महिला उद्यमियों को जो इस योजना में पात्रता रखेंगे 10 से 15% मार्जिन मनी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी, वो भी दी जाएगी। और 5000 युवा उद्यमियों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा और खर्चा जो है वो कितना आएगा, 100 करोड़ आएगा। तो 3 चीजें याद रखनी है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में जो आयु की पात्रता है वो आयु की पात्रता आपकी 18 से 35 वर्ष। ठीक है, और इसमें जो उद्यमी है उनको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ, जिसमें 5 से 8% तक ब्याज अनुदान मिलता है, वो मिलता रहेगा। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि 10 से 15% मार्जिन मनी दी जाएगी इसको, और वो मनी की जो अधिकतम सीमा है, मार्जिन मनी यानी वो जितना लगाएंगे उसका 10 से 15%, तो उसकी जो अधिकतम सीमा है वो कितनी होगी, 5 लाख होगी। प्रति वर्ष जो है वो 5000 युवाओं को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। और सरकार के लिए इसमें 100 करोड़, बजट में इसमें 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसके बाद में है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। देखिए इस नाम से सेंटर में भी अभी एक स्कीम आई है, ठीक है, तो पीएम विकास के नाम से, तो वो आप हमारे जो सेंटर बजट का वीडियो है उसमें से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ देखना कि अल्प आय वर्ग की महिलाओं, किस किस पात्रता कौन कौन रखा है, अल्प आय वर्ग की महिलाएं, जो कामगार हैं, जो काम करती हैं, ठीक है, वंचित वर्ग के कारीगर, जो अलग अलग प्रकार के जो हस्तशिल्प का कार्य करते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो हस्तशिल्प से संबंधित कारीगर हैं उनके स्वरोजगार के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है। उस योजना का नाम है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। यानी हस्तशिल्प माने हाथ से काम करने वाले जो परंपरागत कारीगर हैं उनके लिए ये योजना है। इसमें क्या होगा कि उनको उपकरण खरीदने के लिए 5000 का अनुदान दिया जाएगा। ये जो कारीगर होंगे उनको उपकरण जिनसे वो काम कर रहे हैं वो खरीदने के लिए 5000 का अनुदान दिया जाएगा। और कितने लोगों को दिया जाएगा, तो ये भी याद रखना है, 1 लाख लोगों को, अधिकतम 1 लाख लोगों को ये अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, उपकरण खरीदने के लिए अधिकतम 1 लाख लोग जो हैं उनको ये अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो 30,000 हस्तशिल्पी हैं उनको अपने उत्पादों की प्रदर्शनियों में बेचने के लिए, जैसे मान लो देश में कहीं पे भी कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, ठीक है, कहीं पे भी प्रदर्शनियां लगी हैं तो उनमें अपने सामान ले जाएंगे, वो वहां दिखाएंगे, स्टॉल लगाएंगे, उसलिए खर्चा होता है। तो अगर ऐसा करने के लिए उनको 10,000 का अनुदान दिया जाएगा, 10,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। और उनकी जो संख्या है वो आपको ध्यान रखना है। देखो आपको ध्यान रखना, 5,000 रुपए दिए जाएंगे वो तो 1 लाख लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन 10,000 के अनुदान की जो प्रदर्शनी में ले जाने वाली बात है हस्तशिल्प को, वो कितने लोगों को दी जाएगी, 30,000 को दी जाएगी। और इस तरह से विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट में है प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिकतम तकनीकी आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए, जो युवा हैं वो स्टार्टअप विकसित कर सकें और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अपने क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसके आधारित जो है उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड RVCF के तहत 250 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसमें जब अभी पूरा साल ये बजट जो है वो अपने काम आने वाला है, पूरे साल तो के इस बजट के प्रोविजंस अपने को याद रखने हैं। तो सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, ये क्वेश्चन अमूमन बहुत ही मायने रखता है। जो वर्णात्मक परीक्षाएं होती है, जैसे RS की हम बात करें तो वहां अपने को ध्यान रखना है कि सरकार ने बजट में राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड्स के माध्यम से 250 करोड़ रुपए जो है वो युवा स्टार्टअप्स को जो आधुनिक तकनीकी आधारित उद्योग स्थापित करेंगे उनके लिए प्रावधान इसमें किया है। इसके साथ साथ आई स्टार्ट फंड, देखिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आई स्टार्ट योजना शुरू की है।
तो आई स्टार्ट फंड जो है उसके माध्यम से स्टार्टअप को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जो राशि थी, जो मैचिंग शेयर जिसको बोलते हैं, वो 25 लाख रुपए थे। अब उसको बढ़ा के कर दिया कितना, 1 करोड़ रुपए कर दिया। देखिए आई स्टार्ट फंड के माध्यम से मैचिंग शेयर की राशि में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, मैचिंग शेयर क्या होता है कि जैसे कोई आदमी अपना उद्यम लगाता है, ठीक है, तो उस उद्यम, जो व्यक्ति इस उद्यम को लगा रहा है उसने मान लो 1 लाख लगाए, तो सरकार भी जो है उस उद्यम में कितना देगी, सरकार के द्वारा भी उतनी ही राशि दी जाएगी, यानी 1 लाख रुपए कौन देगी, सरकार देगी। तो इसकी जो अधिकतम सीमा थी ना, वो अधिकतम सीमा पहले 25 लाख थी कि कोई आदमी चाहे 25 लाख लगाएगा तो सरकार 25 लाख दे देगी, लेकिन कोई आदमी 1 करोड़ लगाएगा तो भी सरकार कितनी देगी, 25 लाख की देगी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया कि अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए लगाएगा तो सरकार भी मैचिंग राशि 1 करोड़ देगी। ठीक है, तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड RVCF के तहत 250 करोड़ का प्रावधान किया गया, और आई स्टार्ट फंड जो है ना, उसमें मैचिंग जो शेयर है उनको 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा सरकार ने की है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। देखिए, ग्रामीणों तथा स्कूल में के विद्यार्थियों को चयनित विद्यालयों और महाविद्यालयों में आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेक्स्ट की स्थापना और संचालन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, इसके अलावा जो स्कूली विद्यार्थी हैं, उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेक्स्ट नाम से शुरुआत की जाएगी। और ये कहाँ पे की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में और महाविद्यालयों में ये शुरुआत की जाएगी। आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेक्स्ट किस नाम से, आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेट। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करें तो राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत प्रथम अवार्ड की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ की जाती है। देखिए, राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज नामक जो पुरस्कार है, उस पुरस्कार के तहत पहले जो राशि प्राप्त होती थी वो 2 करोड़ रुपए मिलती थी, लेकिन अब उस राशि को बढ़ा के सरकार ने कितना कर दिया, 5 करोड़ कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि पूरे वर्ष में 35 करोड़ रुपए के 100 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके तहत टोटल 35 करोड़ के 100 पुरस्कार दिए जाएंगे। मेनली आपको याद रखना है कि 2 करोड़ से बढ़ा के कितनी कर दी, राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज में राशि जो है, प्रथम पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रथम पुरस्कार लिखा है ना, उसकी तो है 5 करोड़, और टोटल इसके तहत 35 करोड़ रुपए के 100 पुरस्कार जो है सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अगला है युवाओं में वैज्ञानिक सोच और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए। युवाओं में वैज्ञानिक सोच और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए 3 जगह भी ध्यान रखना है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में जो साइंस पार्क्स और सेंटर्स हैं, उनमें IT, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज संपदा, वन और पर्यावरण से संबंधित गैलरीज शुरू की जाएंगी। ये ध्यान रखना है, 3 जगह पे, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में जो साइंस पार्क बने हुए हैं, उनमें अलग अलग, जैसे IT है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वन एवं पर्यावरण है, खनिज संपदा है, इनसे रिलेटेड गैलरीज जो है वो शुरुआत की जाएगी। इसके साथ साथ जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये नाम अलग अलग है, इनको आप ध्यान रखना। जोधपुर, कोटा और उदयपुर में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटेरियम्स का निर्माण भी किया जाएगा। तो प्लेनेटेरियम्स के निर्माण के लिए जगह है जोधपुर, कोटा और उदयपुर। वहीं गैलरीज बनाने के लिए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। आप प्लेनेटेरियम्स वाले को मोस्ट रखें, गैलरी कितनी विशेष नहीं है। प्लेनेटेरियम्स में मतलब उनको जो जिस चीज की अब का वो बनाया जा रहा है, वहां पे पूरी तरह से उनको ये कह सकते हैं कि विजुअल इफेक्ट के माध्यम से या ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो है पूरी तरह से उसमें जानकारी प्रदान की जाती है। तो प्लेनेटेरियम्स का निर्माण भी इसमें बताया गया, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में, और उसकी लागत है कितनी, 10-10 करोड़। अगली है APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले ध्यान रखें कहाँ बनेगी, जयपुर में, क्योंकि यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछने वाली चीज यही है। हेल्थ के क्षेत्र में, फार्मेसी के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में, इसके अलावा एग्रीकल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्स कराने के लिए इन क्षेत्र में कोर्स कराएगी। जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी,
और इस पर 300 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जयपुर में APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो हेल्थ, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनके क्षेत्र में जो है वो कोर्स करवाया जाएगा और 300 करोड़ रुपए इस पे व्यय होंगे। सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लॉन्च की जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो पॉलिसी लेके आएगी, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी। देखिए ड्रोन का जो यूज है वो बढ़ रहा है, ड्रोन के यूज के लिए एक तरह से प्रशिक्षण टाइप ये होगा। तो IGRU जो केंद्र सरकार का है उसकी तर्ज पे, ये कहाँ पे है, एक जगह है फुर्सतगंज अमेठी में जो है वहां पर ये लगा, ये है IGRUA है ना, इसकी तर्ज पे जो है यहाँ पे राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। IGRUA की तर्ज पे राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहले तो इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग एकेडमी बनाई जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, फ्लाइट अटेंडेंस, एविएशन मैनेजमेंट कोर्स, सिमुलेटर ट्रेनिंग एंड ड्रोन रिलेटेड ग्राउंड कोर्स करवाए जाएंगे। इन सबसे संबंधित जो ग्राउंड लेवल के जो कोर्स हैं वो इसमें संचालित किए जाएंगे और 350 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें तो कोटा जो संभाग है उसमें RSMML, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड के सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पे, ये जगह नहीं बताई अभी, सिर्फ कोटा संभाग की बात है। और किसके सहयोग से बनाई जाएगी, RSMML की, ये ध्यान रखें। इसके अलावा ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदल के किया जाएगा विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी। ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम क्या किया जाएगा, विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी किया जाएगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो कौन सी स्कीम और किस में काम आते हैं। यहाँ बजट में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इसमें पहले 200 जो है वो विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की गई थी लाभ पहुंचाने के लिए, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 500 कर दिया। और ये योजना जो है वो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की, विदेश जैसे यहाँ के कोई छात्र विदेश में रिसर्च के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए ये योजना प्रस्तावित है। आप सुजस के वीडियो देखिए, उनमें आपको ये अच्छी तरह से मिल जाएगी पूरी डिटेल के साथ। तो यहाँ बजट में इसमें एक चेंज किया गया है कि जो 200 लोगों को इसमें लाभ मिल रहा था वो संख्या अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है, वो संख्या बढ़ा के 500 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट में अगला है टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस। देखिए महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो देश विदेश में जाकर अपना कार्य रिसर्च कर सके, महाविद्यालय के शिक्षक देश विदेश में जाकर रिसर्च कर सके, उसके लिए टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, एक प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसमें 500 शिक्षकों का चयन करके उनको विदेश भेजा जाएगा कि वो वहां जाकर अपना रिसर्च कर सकें। कितने शिक्षकों को भेजा जाएगा, 500 शिक्षकों को इसमें भेजा जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो 2 स्कीमें चलती है, कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी वितरण, ये इस नाम से 2 योजनाएं चलती हैं। ये जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी वितरण की स्कीम है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि बजट में इसका क्या प्रावधान है। तो बजट में ये है कि पहले इसमें 20,000 स्कूटी दी जाती थी और अब जो है वो बढ़ा के कितनी कर दी, 30,000 कि अब प्रतिवर्ष 20,000 की जगह पूर्व में 20,000 दी जाती थी और अब जो है वो कितनी दी जाएंगी, 30,000 स्कूटी प्रतिवर्ष इसमें दी जाएंगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आवास से महाविद्यालय, जो बच्चे आवास से विद्यालय तक जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाएगी और उनको किराया भी दिया जाएगा। इस स्कीम के माध्यम से उनको किराया अवेलेबल कराया जाएगा। स्कूली विद्यार्थियों को घर से विद्यालय तक रोडवेज यात्रा करने के लिए जो परिधि है यानी दूरी है वो पहले 50 किलोमीटर थी, इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया, 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर तक जो है वो स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज में यात्रा निःशुल्क हो जाएगी।
इसके अलावा एक है कि आरटी के तहत छात्रों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा। देखिए पिछले बजट में जो है सरकार ने छात्राओं के लिए घोषणा की थी, क्योंकि आरटीई के तहत 1 से 8 तक शिक्षा का प्रोविजन है केंद्र की तरफ से। पिछली बार सरकार ने घोषणा की कि 9 से 12 के लिए जो छात्राएं हैं उनको भी जो है वो निःशुल्क शिक्षा कहाँ पे दी जाए, निजी विद्यालयों में दी जाए। अब की बार इसको बढ़ाया और अब छात्राओं के साथ साथ जो छात्र हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो अब पूरी तरह से 1 से लेकर 12 तक के जो आरटीई के तहत जो है वो एजुकेशन शिक्षा जो है वो पूरी तरह से क्या है, निःशुल्क है। तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के 100 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिनकी हम काफी बात पहले कर चुके हैं, वो खोले जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, ये हमने पहले पार्ट में काफी डिस्कस किया। शेष बचा हुआ भाग जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है इसकी आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहां आपको लगातार इस तरह की वीडियो और उसके साथ साथ उनकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल होती रहेगी। धन्यवाद।